मेरा नाम सतीश है और मैं एक शराबी हूँ। जी सतीश भाई। हाय। हाँ सर। हाय हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है। आप सभी भाइयों का साथ है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस सुंदर प्रोग्राम जिसके ऊपर एक दिन के हिसाब से ईमानदारी से चलने की कोशिश जारी है। इसलिए आज शराब नहीं पिया और बहुत बढ़िया लाइफ में आज जी रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। तो दोस्तों, ये मेरा शेयरिंग शुरू करने के पहले मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो बताऊंगा कि मेरा ऐसा मानना है कि जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरी जान बची हुई है, जब तक मैं उसके इतिहास के बारे में नहीं जानूंगा तब तक मुझे उसके प्रति एक प्रेम, एक लव निर्माण नहीं होगा। और जब ये हो जाता है तब मैं इसकी सेवा काफी अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। यानी फर्स्ट आई नो द ऑर्गेनाइजेशन, देन आई लव द ऑर्गेनाइजेशन, देन आई विल सर्व द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम इतिहास में जाते हैं कि जिस संस्था से मेरी जान बची है, ये किसने बनाई, कैसी बनी, आज हम जिस प्रोग्राम के ऊपर चल रहे हैं, ये प्रोग्राम कैसे क्या बना है, जब हम जानेंगे ये जब बातें, तब मुझे और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए धरोहर हमारे सामने में रखी है, अपने तक सीमित न रखते हुए, तो आज मेरा क्या दायित्व बनता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे फिर ये अपनी अल्कोहलिक्स अनोनिमस लगना शुरू हो जाती है जब मैं इतिहास में जाता हूँ। तो हर किसी ने जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस कोई एक सर्वसाधारण फेलोशिप नहीं है, एक इंटरनेशनल फेलोशिप है। एक आग में, मैं तो ये कहता हूँ कि आग में तब तक बाहर निकली हुई है और हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जिंदा रखी है। क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है कि आज अगर हम उसका चित्र भी आंखों के सामने लाते हैं तो इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति कैसी होगी, इनको क्या क्या कठिनाई गई होगी। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का देखा जाए तो खुद का ऐसा कुछ नहीं है। जो जो समाज में जो जो अच्छी अच्छी चीज थी वो लेकर हमारा कार्यक्रम तैयार किया गया। तो दोस्तों, मैं मेन इसको शुरुआत करता हूँ अभी। बिल के बारे में ज्यादा एकदम उसके पर्सनल लाइफ में न जाते हुए थोड़ा संक्षिप्त में जाऊंगा कि बिल का जो जन्म है वो 26 नवंबर 1895 में विलेज स्ट्रीट, ईस्ट डॉर्सेट, वारमेंट में हुआ था। बिल के मम्मी का नाम था एमली और पिता का नाम था गिलमन बोरोज विल्सन। और हम बिल का नाम अगर देखते हैं तो बिल लिखता है विलियम ग्रिफिथ विल्सन। यानी पिता का नाम है उसका गिलमन बोरोज और बिल अपने नाम के आगे गिलमन बोरोज नहीं लिखता है। उसके लिए कारण है। जब बिल डब्ल्यू और उसकी सिस्टर डॉहर्टी जब ये छोटे थे तभी उनके पिताजी उनको पहले छोड़ के चले गए। बाद में माँ भी चली गई और बिल डब्ल्यू और उसकी सिस्टर डॉहर्टी का जो पालन पोषण जो था, उसके माँ के तरफ के जो नाना नानी थे, एला ग्रिफिथ और फेटी ग्रिफिथ जिनका नाम था। अब नाम ये अंग्रेजी है क्योंकि अमेरिका में शुरुआत हुई है। मेंबरों के नाम, शहरों के नाम, ये सब अंग्रेजी में आएंगे क्योंकि इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एला ग्रिफिथ और फेटी ग्रिफिथ इन्होंने बिल डब्ल्यू का ये किया था, लालन पालन। बिल डब्ल्यू जब वर्मंट में ही थे तो वर्मंट में उनका एजुकेशन चल रहा था। स्कूल लाइफ में अपने स्कूल का वो अच्छा वॉयलिनिस्ट थे, फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। और प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद बिल डब्ल्यू ने वहीं पे अपना एक कोस्ट आर्टिलरी ये ज्वाइन किया, नहीं, नेशनल गार्ड ज्वाइन किया। और नेशनल गार्ड के माध्यम से बिल डब्ल्यू को कोस्ट आर्टिलरी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट करके इसमें मिलिट्री में नौकरी मिल गई थी। बिल डब्ल्यू जब जस्ट जवानी में आया हुआ था तब बिल डब्ल्यू को पहला प्यार हो गया था जिसका नाम था, उसकी प्रेमिका थी बर्ता बैम्फोर्ट। काफी अच्छा उनका प्रेम चल रहा था लेकिन उसको एक डिसीज हो गया और वो डिसीज में ऑपरेशन के कारण उसका देहांत हो गया, जिसका बिल डब्ल्यू के मानसिकता पे काफी परिणाम हो गया था और उसका फिर आगे का जो एजुकेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था।
इधर 1914 की बात है। बिल डब्ल्यू जब वर्मोंट में थे तो वहां पर उनकी जो पत्नी थी लुइस, उनके पिताजी डॉक्टर बर्नहम, ये हमेशा समर कैंप लगाते थे, मेडिकल कैंप। और लुइस वहां पर अपने पिताजी के साथ में आया करती थी, और वहां पर बिल डब्ल्यू और लुइस का परिचय हुआ, दोस्ती हुई, और ये दोस्ती बाद में प्यार में तब्दील हो गई। और 24 जनवरी 1918 को बिल डब्ल्यू का लुइस के साथ प्रेम विवाह हुआ। बिल डब्ल्यू ने इधर मिलिट्री की नौकरी छोड़ दिया था। लेकिन जब बिल डब्ल्यू मिलिट्री में थे, पोस्ट आर्टिलरी में सेकंड लेफ्टिनेंट, तभी वहां के मिलिट्री के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने वहां के लोकल लोगों को एक बार डिनर पार्टी को इनवाइट किया था। और उस डिनर पार्टी में पहली बार बिल डब्ल्यू के जीवन में शराब आई थी। और वो जो पहली बार बिल का शराब के साथ जो परिचय हुआ, वो परिचय बाद में दोस्ती में तब्दील हो गया, और एक समय ऐसा आ गया कि बिल डब्ल्यू एक शराब का भक्त बन गया था। इधर बिल डब्ल्यू का अल्कोहलिज्म काफी फिर बढ़ रहा था। इधर मिलिट्री की नौकरी बिल ने छोड़ दिया। फिर बिल ने अपना जो ध्यान था वो शेयर मार्केट में लगाने का एक मन बनाया कि अभी शेयर मार्केट में काम करेंगे। लेकिन शेयर मार्केट में जाने से पहले उस समय जो कुछ नामी नामी कंपनियां थी, उनका एक बार अपन थोड़ा सर्वे किया जाए, और उस आधार पर फिर अपन ये करेंगे। और फिर उसका अलग अलग शहरों में एक प्रकार से उसका भ्रमण शुरू हो गया। जो शोले पिक्चर में जो गाड़ी जय और वीरू की बताई थी, वैसी गाड़ी थी उसके पास में। अ, मोटरसाइकिल और उसके साथ में साइड कार, दोनों मियाँ बीबी का एक अलग अलग शहरों में भ्रमण शुरू हो गया। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए था, तो हम बिल की कहानी अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उन्होंने मजदूरी का भी काम किया, खेतों में काम किया, और पैसा जमाया। और फिर जो उसका एक सर्वे, एक प्रकार से सर्वे किया था कंपनी उसका, वो उसका एक रिपोर्ट तैयार करके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बिल ने सबमिट किया। और फिर बिल डब्ल्यू को वहां पर एक अच्छा काम मिलना चालू हो गया। और फिर तो मानो कि उसके ऊपर पैसा और प्रतिष्ठा की एक प्रकार से बारिश होना शुरू हो गई थी। फिर बड़े बड़े लोगों के साथ में जैसे ही शेयर मार्केट में उसका जो एंट्री हुआ, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, फिर लेट नाइट पार्टियाज, रेस कोर्स क्लब। और बिल का अल्कोहलिज्म इतनी चरम सीमा में पहुंच गया था कि फिर ऐसी नौबत आ गई थी कि उसको फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा था। और बिल डब्ल्यू का जो अल्कोहलिज्म था, इतना 1934 जो साल था, इतना चरम सीमा में पहुंच गया था कि उनको मैनहट्टन न्यूयॉर्क के टाउन हॉस्पिटल में बार बार एडमिट कर उनको होना पड़ रहा था। और वहां पर ये ये था बिल डब्ल्यू का अल्कोहलिज्म तक का सफर। लेकिन उसके पहले इधर में जो हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनने के लिए जो एक चीज कारगर साबित हुई, वो ये थी। इधर बिल का अल्कोहलिज्म बढ़ रहा था, और उधर वैसे तो यूरोप अमेरिका में ही काफी अल्कोहलिज्म काफी चरम सीमा में ही था। और जूरिक स्विट्जरलैंड के एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर कालिया। इनके बहुत सारे शराबी पेशेंट थे, और उन्होंने काफी शराबियों के ऊपर इलाज कर लिया था। और इलाज करने के बाद उन्होंने अपनी एक निष्कर्ष निकाला था कि एक शराबी मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से होपलेस केस है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसका एक इलाज भी बताया था कि एक शराबी मेंटल अगर उसके अंदर में एक स्पिरिचुअल कन्वर्शन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसे हमें आध्यात्मिक बदलाव या आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, वो अगर हो जाता है तो वो ऐसे एडिक्शन से दूर हो सकता है। डॉक्टर कार्ल यूंग के बहुत सारे पेशेंट थे, उन्हीं में का एक पेशेंट था रोलैंड एच। वो अपनी शराब की समस्या लेके कार्ल यूंग के पास हमेशा जाया करता था। उस समय शराब से दूर होता था ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन फिर उसकी शराब शुरू हो जाती थी। एक समय तो ऐसा है कि वो काफी अरसे के लिए उनके पास में वो रुका हुआ था। और जब उसको लगा कि अभी मैं पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ, अभी मैं कभी शराब नहीं पी सकता हूँ, और जब वापिस अपने काम धंधे पे लग गया और फिर उसके जीवन में शराब आई, तब उस वापिस जाकर उसने कार्ल यूंग से वही सवाल किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है क्या, ये शराब से दूर होने का। तो डॉक्टर कार्ल यूंग के वाक्य थे कि मेरे पास जितने कुछ साधन थे मेडिकल साइंस के, मैंने सब तेरे ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन तेरे सामने में मैं मेडिकल साइंस को हदबल पाता हूँ।
लेकिन कुछ लोगों को मैंने अपने जीवन में कुछ स्पिरिचुअल टूल्स का या कुछ आध्यात्मिक तत्वों का अपने जीवन में अवलंब करते हुए सुधारते हुए देखा है। अब एक वो पर्याय बचा हुआ है, शायद इसका इस्तेमाल करके देखो, शायद तुम्हें कुछ फायदा होगा। और उस समय अमेरिका में ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी स्पिरिचुअल टूल्स को लेके, जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड ग्रुप। रोलैंड एच को ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई। रोलैंड एच ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाना शुरू हो गए और वहां का जो कोई कार्यक्रम था, जो प्रिंसिपल थे, वो फॉलो करते हुए रोलैंड एच को शराब की दूरी मिलती गई। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का भी वही काम था कि अपना ये संदेश अन्य लोगों तक पहुंचाने का। रोलैंड को शराब की दूरी मिल गई। रोलैंड एच और ऑक्सफोर्ड के एक मेंबर थे शेप कॉर्नेल, इन्होंने अमेरिका में कोर्ट से एक शराबी को छुड़ाया जो अपने शराबीपन के कारण पागल खाने तक जा चुका था और जेल तक जा चुका था, जिसका नाम था एबीटी, एडविन थाचर, जो एक अल्कोहलिक बन चुका था। उसको जमानत पे उसकी रिहाई की गई और उसको भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लाया गया। और एबीटी भी वो ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल फॉलो करते हुए उसको भी शराब की दूरी मिलना शुरू हो गई। और यही एबीटी हमारे जो पहले को फाउंडर है बिल डब्ल्यू, इनके बचपने के दोस्त थे। दोनों का जो जन्म था वो वर्मंड में ही हुआ था। शालेय शिक्षण इनका साथ में हुआ था। दोनों ने शराब का आनंद भी साथ में लिया हुआ था। और एक ऐसी समय आ गई थी कि ये दोनों शराबी बन चुके थे। बिल डब्ल्यू ने वो बाद में वर्मंड छोड़ के क्लिंटन स्ट्रीट, बिल डब्ल्यू के 3 एड्रेस है जहां जन्म हुआ, वो है विले स्ट्रीट, ईस्ट डॉर्सेट, वर्मंड। जहां वो शराबी बना वो है 182 क्लिंटन स्ट्रीट, ब्रुकलिन। और जब बिल का जहां देहांत हो गया वो है स्टेपिंग स्टोन, कैथना, बेडफोर्ड हिल्स। ऐसे 3 है। तो बिल डब्ल्यू इधर क्लिंटन स्ट्रीट ब्रुकलिन में थे और एबीटी इधर सोबर हो गए थे। और एबीटी ने एक दिन नवंबर 1934 की बात है, बिल डब्ल्यू को एक बार फोन किया था, क्योंकि एक दोनों को एक मेक के बारे में जानकारी थी कि दोनों शराबी बन चुके हैं, कि मैं तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ। बिल डब्ल्यू को बड़ा आनंद हुआ था कि यार मेरा बचपने का दोस्त आज मुझे मिलने के लिए आ रहा है। और अभी हम साथ में बैठेंगे, फिर वो पुरानी यादें ताजे होंगी, हम शराब का सेवन करेंगे। एक बिल डब्ल्यू ने अपने दिमाग में एक एक ख्याली पुलाव पकाना चालू कर दिए थे। और जब वो एबीटी बिल डब्ल्यू को मिलने के लिए उसके घर आए थे, जैसे ही बिल ने दरवाजा खोला तो बिल ने जो एबीटी के बारे में सुना था कि ये पागल खाना जेल तक जा चुका है वगैरह वगैरह, तो बिल की जिस जैसा मैंने सुना था वैसा उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक बिल के चेहरे अब देख के ही ऐसा लगा, बिल को एबीटी का चेहरा देख के, कि मानो ये एक आत्मविश्वास से भरा इंसान, चेहरे में तेज है, आंखों में चमक है वगैरह वगैरह। बिल ने उसको इनवाइट किया अपने घर के अंदर और दोनों बिल के घर में किचन में बैठ के दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ। बातों ही बातों में बिल डब्ल्यू ने बिल एबीटी को शराब ऑफर की, लेकिन एबीटी ने शराब पीने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बिल को बड़ा आश्चर्य लग गया कि यार इसके बारे में मैंने सुना था और ये शराब को ना कैसे बोल सकता है, इसमें ऐसी कौन सी ताकत आ गई है। उसका कारण जब बिल ने एबी को पूछा, एबीटी ने बताया कि मैं एक रिलीजियस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, वहां मैंने धर्म की शिक्षा ली है और मुझे ईश्वर मिल चुका है। और बिल, अगर तुझे भी इससे अगर दूर होना है तो तू भी मेरे साथ इस संस्था से जुड़कर इस शराब से दूर हो सकता है। वो जो ईश्वरी कॉन्सेप्ट था वो बिल डब्ल्यू को पसंद नहीं आया था कि उसे ईश्वर मिल चुका है। बिल नास्तिक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर का उसका विश्वास वो खो चुका था। वो ईश्वरी कॉन्सेप्ट बिल को पसंद नहीं आया था, तो एबीटी ने कहा था गॉड एज यू अंडरस्टूड, तो अपने समझ का ईश्वर ढूंढ सकता है। लेकिन फिर भी बिल डब्ल्यू माने नहीं। कुछ समय पश्चात फिर एबीटी एबी ने बिल डब्ल्यू का पीछा नहीं छोड़ा था। उसी शेप कॉर्नेल मेंबर के साथ में फिर बिल डब्ल्यू को मैसेज देने के लिए आए थे। उनका मन रखने के लिए बिल डब्ल्यू ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप की एक मीटिंग भी की थी। अगर उसकी हम कहानी पढ़ते हैं बिल की, तो वो रास्ते से जा रहा था, 4 बियर की बोतलें ली वगैरह वगैरह, और एक मीटिंग भी किया था। लेकिन फिर भी बिल डब्ल्यू को शराब से दूरी नहीं मिल रही थी। और बिल डब्ल्यू का इधर हॉस्पिटलाइजेशन शुरू था। जब वो
पहली बार ही मैनहट्टन के टाउन हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए थे, वहां पर जो डॉक्टर थे विलियम डी सिल्कवर्थ, उन्होंने बिल डब्ल्यू की अवस्था देखकर उसे एक होपलेस केस करार दिया था। डॉक्टर सिल्कवर्थ की थ्योरी ऐसी थी कि एक शराबी मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल सेंसिटिविटी, ये कैंची के दो बातों में इस प्रकार से फंस जाता है कि उसको न चाहते हुए भी शराब का सेवन करना पड़ता है। और बिल, तुम्हारी भी इसी प्रकार की अवस्था हो चुकी है। तो फिर भी बिल डब्ल्यू को भी कुछ दिनों के लिए शराब की दूरी मिलती थी, ट्रीटमेंट के दौरान दूर रहते थे, लेकिन फिर उनकी शराब शुरू हो जाती थी। ऐसा 3 बार बिल डब्ल्यू का एडमिशन हो चुका था। इसी दौरान एबीटी ने भी मैसेज दिया था, लेकिन फिर भी बिल की शराब नहीं रुक रही थी। और चौथी और आखिरी बार 11 दिसंबर 1934, ये बिल डब्ल्यू की डेट ऑफ सोबराइटी है। उस दिन चौथी और आखिरी बार उसी टाउन हॉस्पिटल में बिल को उसके अल्कोहलिज्म के कारण फिर से एडमिट किया गया था। और उस समय की बिल की अवस्था देखकर डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनके पत्नी के साथ में जो संभाषण किया था कि ये अभी टोटली गॉन केस हो गई है, अभी इसको इसका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में बिल आ गया है कि मानो अभी इसको एक तो पागल खाना भेजना पड़ेगा या फिर इसको कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा, अभी इसको ईश्वर ही बचा सकता है। ये सब बातें बिल डब्ल्यू सुन रहे थे। डॉक्टर के साथ में उसके पत्नी ने काफी आर्गुमेंट किया था कि कहीं डॉक्टर कहीं आप गलती कर रहे हैं। बिल में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, वो जो चीज ठानता है वो पूरी करता है, लेकिन शराब के सामने में कहीं ना कहीं बिल डब्ल्यू की इच्छा शक्ति कम पड़ रही है। दोस्तों, ये सब संभाषण सुनने के बाद बिल को लगा अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है, पूरी तरह हार चुका था कि अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि मुझे अभी भगवान ही बचा सकता है। कुछ समय पहले मेरा दोस्त एबीटी मुझे मिलने आया था, वो भी कह रहा था कि उसको ईश्वर मिल चुका है, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन मेरे बारे में ही वो ईश्वर कहाँ है, क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। और दोस्तों, उसी हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू ने घुटने के बल बैठकर उस ईश्वर को आवाज लगाई। उस समय के उसके शब्द थे, आई विल डू एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल इफ देयर बी अ गॉड लेट हिम शो हिमसेल्फ। कि अगर वो ईश्वर है तो मैं भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो ईश्वर है या नहीं है उसका उसने अपने अस्तित्व का मुझे प्रमाण देने को होना। और दोस्तों, एक अमसा पेज में लिखा हुआ है कि उसको उसी रूम में एक हॉट फ्लैश हुआ, जिसे हम एक आध्यात्मिक अनुभूति कह सकते हैं। वो हॉट फ्लैश हुआ और तो जम से चिल्ला के उठा था। वो अवस्था देखकर डॉक्टर सिल्कवर्थ के साथ में भी उसने जो उसका जो वार्तालाप हुआ है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ऐसी घटनाएं सुनी थी, उनको कोई ऐसा अचरज नहीं हुआ कि ये इसको कि ये हेलुसिनेशन हो रहा है या ये पागल हो गया है। क्योंकि कुछ देर पहले बिल की अवस्था कैसी थी और जैसी ये घटना घटने के बाद में बिल में काफी कुछ एक चेंजेस आ गए थे। उसने वो वर्णन भी किया हुआ है अपनी कहानी में। बिल के चेहरे पे भी एक चमक आ गई थी, आत्मविश्वास आ गया था, बॉडी का वाइब्रेशन निकल गया था। तो डॉक्टर सिल्कवर ने उससे कहा है कि तेरे साथ जरूर कुछ तो भी घटना घटी है, इसको पकड़ के रख। और दोस्तों, 3 दिन के बाद में चौथे दिन फिर 14 दिसंबर 1934 को एबीटी फिर बिल डब्ल्यू को मिलने उसी हॉस्पिटल में आए। फिर बिल डब्ल्यू को समझाया कि भाई अभी इसका कुछ हो नहीं सकता है, तू इस जंजाल से बाहर निकल। और जाते जाते बिल एबीटी ने बिल डब्ल्यू को एक किताब पढ़ने को दी। ये किताब एक टर्निंग पॉइंट थी। वो किताब थी सन 1902 में बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर डॉक्टर विलियम जेम्स, उनकी लिखी हुई किताब थी वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। ये किताब बिल डब्ल्यू ने हॉस्पिटल में पढ़ी। वो किताब पढ़ते पढ़ते किताब में एक फ्रेज थी, डिफ्लेशन एट डेप्थ, मतलब हम कितने निचले दर्जे पे जाके फिर से शराब से दूर रहे हैं। वो फ्रेज बिल डब्ल्यू के मानसिकता के ऊपर काफी परिणाम करके गई और बिल ने शराब से दूर होने का एक निर्धार किया। 4 दिन बाद 18 दिसंबर को बिल डब्ल्यू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और एबीटी के साथ में बिल डब्ल्यू ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप ज्वाइन करके वो मीटिंग करना शुरू की। उस समय कैलवरी एपिस्कोपल चर्च मैनहट्टन में ऑक्सफोर्ड की मीटिंग हुआ करती थी और बिल को शराब की दूरी मिलना शुरू हो गई। और जैसा कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप का भी वही काम था दूसरे लोगों को संदेश देने का, बिल डब्ल्यू ने दूसरे शराबियों को मैसेज देने का सिलसिला शुरू कर दिया।
लेकिन उसको शुरुआती दिनों में काफी दिनों तक एक भी सफलता नहीं मिली। उसके लिए भी कारण था, क्योंकि बिल डब्ल्यू जिस किसी उसको शराबी ढूंढने के दो ही उसके पास में माध्यम थे। एक तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आने वाले शराबी, उनसे बात करना, या फिर उसी टाउन हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट हुआ करता था, वहां पे जो शराबी एडमिट होते थे उनसे चर्चा करना। तो एक भी शराबी को वो सोबर नहीं रख पाया था, या वो सही ढंग से मैसेज नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो उसकी मैसेज देने की जो टेक्निक थी वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा था। क्योंकि जिस किसी शराबी के साथ में वो बात करता था, उसको जो एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी उसके बारे में ज्यादा बढ़ चढ़ कर वो बात करता था। तब डॉक्टर स्किल्कर ने उसको एक समझ दी थी कि बिल, तेरे साथ में जो घटना घटी है और इस पर विश्वास हर कोई शराबी रखेगा ऐसा नहीं होगा। तेरे साथ में घटना घटी है वैसा अन्य शराबी के साथ में भी घटने वाली शायद नहीं है। तो इसके बदले में तेरे को जो ईश्वर की अनुभूति हुई है, इसके एवज में अगर तेरी जो शराब के प्रति जो एक आसक्ति जिसे हम कहते हैं ऑब्सेशन, उसके बारे में, और उसके बाद में जो तेरा एलर्जी जागृत होती थी और जो कभी खत्म न होने वाली जो प्यास है, तो उसके चक्कर में पड़ते हुए तू किस स्टेज पर जाता था, ये इसके बारे में अगर तू चर्चा करेगा तो शायद तुझे और वो शराबी को कुछ फायदा हो सकता है। और बिल ने फिर उस प्रकार से मैसेज देने का काम किया। एक 5 साढ़े 5 महीने की बिल डब्ल्यू की सोबराइटी हो चुकी थी। इस दौरान बिल को एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी, और उसी बिजनेस के काम के सिलसिले में बिल डब्ल्यू को न्यूयॉर्क से एक्रोन ये शहर में एक मशीन टूल्स कंपनी का कब्जा लेने के लिए कोर्ट में केस चल रही थी। क्योंकि बिल ने लॉ का भी एजुकेशन किया हुआ था, तो उसको एक्रोन आना पड़ा। लेकिन कोर्ट में केस बिल डब्ल्यू हार गए थे। वहां के एक्रोन के मेफ्लोर होटल में वो और उसके साथ में कंपनी के कुछ साथी लोग थे, रुके हुए थे। उनके साथ कुछ लोग चले गए थे और कुछ लोग उसी मेफ्लोर होटल में शराब का आनंद ले रहे थे, और उस होटल के लॉबी में बिल डब्ल्यू चक्रे मार रहे थे। क्योंकि वहां का जो वातावरण था, लोग संगीत का आनंद ले रहे, कोई शराब का आनंद ले रहा है, हंसने की आवाज आ रही है, सब कुछ हो रहा था। और बिल डब्ल्यू को इधर में असफलता मिल गई थी। जिस काम के सिलसिले में आया था वो नौकरी के, वो सफलता भी उसको नहीं मिली थी। तो असफलता आने के कारण उसका एक मेंटल ऑब्सेशन जागृत हो चुका था। बिल को वो लॉबी में चक्रे काटते काटते एक मन उसका कह रहा था, यार यहाँ तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अंदर जाके एक गिलास जूस पिया जाए। वो जूस का विचार उसका बाद में कन्वर्ट हुआ कि एक गिलास जिन पिया जाए। ऐसा वो शराब का सेवन करने का उसका ऑब्सेशन जागृत हो चुका था। तो अब क्या करना, ऐसी दुविधा मनस्थिति में जब था, तब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उसको जो एक समझ दी हुई थी, समझाइश की थी कि जब कभी तेरा मेंटल ऑब्सेशन जागृत होगा, ऐसे समय में अन्य शराबी के साथ में अपने शराबीपन के बारे में शायद तू चर्चा करना। तो बिल ने वो विकल्प चुना, बार के अंदर न जाते हुए। अब ये नया शहर था, एक्रोन शहर। अब नए शहर में शराबी को ढूंढना कैसे? तो उस वहां पर दीवार पर एक कुछ लोगों के नामों की लिस्ट लगी हुई थी, जिसे हम डायरेक्टरी कह सकते हैं। तो उसने उस अनजान लोगों को, क्योंकि बिल भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ था, अनजान लोगों को फोन लगाने का काम शुरू किया। बहुत सारे फोन कॉल उसके वेस्ट गए। कोई उसको शराबी नहीं मिल रहा था। हर किसी से पूछ रहा था कि आपको शराब की समस्या है क्या, या कोई शराबी को जानते हो क्या। तो उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन उसका एक फोन कॉल लगा वॉल्टर टंग्स को। वॉल्टर टंग्स ने नॉर्मन शेफर्ड का नंबर दिया, और नॉर्मन शेफर्ड ने उसको एक 9-10 नामों की लिस्ट दी। उसके भी फोन कॉल उसके वेस्ट चले गए, उसको कोई शराबी नहीं मिला। और एक आखिरी का एक नाम बचा हुआ था जिसे बिल डब्ल्यू जानता था, क्योंकि वो एक रेनाउंड पर्सनैलिटी थी, सिबरलिंग। बिल बड़ा अचरज में था, इस लोगों को फोन लगाया कि नहीं लगाया जाए, क्योंकि उसने वो नाम शेयर मार्केट बाजार में रहते हुए सुना था। तो फिर भी उसने फोन लगाया, और वो फोन लगाया एक लेडीज को। लेडीज ने फोन उठाया, जिसका नाम था हेनरिटा सिबरलिंग, जो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मेंबर थी, और पिछले 2 सालों से एक शराबी के ऊपर काम कर रही थी। और दोस्तों, ये दूसरा शराबी कोई और नहीं, दूसरे हमारे को फाउंडर है, डॉक्टर बॉब, जिनका अल्कोहलिज्म इतनी चरम सीमा में पहुंच चुका था कि ऐसी अवस्था में आ गए थे कि उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, हम बोल सकते हैं 10-10 15-15 मिनट के बाद में उनको शराब का सेवन करना पड़ता था। हेनरिटा ने उसी दिन प्रयत्न किए थे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की मीटिंग करने की। लेकिन उस दिन डॉक्टर बॉब शराब पी के काफी अपने घर में औंधे पड़े हुए थे,
अगर हम डॉक्टर बॉब की कहानी बिग बुक में पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि वो कुछ पॉट लाए थे, लेकिन वो उसी टेबल के नीचे पड़े हुए थे। तो उस दिन उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरे दिन सवेरे जब डॉक्टर बॉब की पत्नी ने, एनी स्मिथ ने, डॉक्टर बॉब को बताया था कि कल सिवरलिंग स्टेट से फोन आया था, कोई आपसे मिलना चाहता है और आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो डॉक्टर बॉब को भी बड़ा एक गिल्टी में फील हो रहा था कि यार वहां से फोन आया था और मैं नहीं जा पाया, और पत्नी का भी गुस्सा देख के उनको थोड़ा सा ये लगा कि चलो इनका पत्नी का मन रखने के लिए, खुश करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी थी कि मैं केवल 15 मिनट तक वहां रुकूंगा, और 15 मिनट का कमिटमेंट डॉक्टर बॉब ने दिया था बिल को मिलने के लिए। और इन दोनों की मुलाकात उसी सिबरलिंग स्टेट में उस दिन था। वो दिन था 12 मई 1935। डॉक्टर बॉब ने केवल 15 मिनट का समय दिया था। मदर्स डे था उस दिन। मई महीने में जो भी सेकंड संडे आता है वो मदर्स डे कहलाता है। तो जब इनको प्राइवेसी मिलने के लिए हेनरिटा ने उसके घर की लाइब्रेरी ओपन कर दिया था, और लाइब्रेरी में ये दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ था। उस समय बिल डब्ल्यू की उम्र थी करीब 39 साल, और डॉक्टर बॉब की एज थी 55 साल। और एक 39 साल का एक शराबी डॉक्टर सर्जन, जो 55 साल के, एक हम काफी एक सीनियर कह सकते हैं, उनको एक अल्कोहलिज्म के बारे में ज्ञान दे रहा था, और वो चुपचाप सुन रहे थे। डॉक्टर बॉब की कहानी में हम अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि उनको वो सब चीजें मालूम थी। वो खुद डॉक्टर थे। उन्होंने धर्म का और भी पूरे तरह और मेडिकल साइंस का भी उनको नॉलेज था। लेकिन उनको शराब से दूर होने में कहीं पे भी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जब बिल डब्ल्यू अपने अनुभव कह रहा था, मानो ये मेरी कहानी बता रहा है, इस प्रकार की अनुभूति उनको हुई। और इनका जो 15 मिनट का जो समय था, इनका ये 6 घंटे में तब्दील हो गया। और हम कह सकते हैं कि काफी अरसे के बाद डॉक्टर बॉब 6 घंटे शराब से दूर थे। डॉक्टर बॉब को तो उस दिन से सोबराइटी मिल गई, लेकिन डॉक्टर बॉब अपनी सोबराइटी ज्यादा दिन तक नहीं टिकाए रख सके, क्योंकि 3 हफ्ते तक डॉक्टर बॉब सोबर थे। तो उनकी पत्नी एनी स्मिथ का काफी फिर फोर्स था बिल डब्ल्यू को, और बिल डब्ल्यू ने फिर मेफ्लावर होटल छोड़ दिया था और डॉक्टर बॉब के घर पे ही रहने के लिए आ गए थे। 3 हफ्ते के बाद में डॉक्टर बॉब को अटलांटा सिटी या मेडिकल कन्वेंशन के काम से जाना पड़ा। और उस कन्वेंशन में फिर बिल डब्ल्यू के, सॉरी, डॉक्टर बॉब के हाथ में शराब आ गई थी और स्लीप हो गए थे। लेकिन बिल डब्ल्यू वहीं पर थे, उन्हीं के घर में रह रहे थे। और उन्होंने जो डॉक्टर बॉब को जो शराब से दूर किया, आखिरी का उनको एक ऑपरेशन करना था, उनका बॉडी का वाइब्रेशन निकालने के लिए बिल डब्ल्यू ने एक बियर उनको ऑफर की थी, और वो सफल ऑपरेशन डॉक्टर बॉब के हाथों से हुआ था। और उसके बाद डॉक्टर बॉब ने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। वो दिन था 10 जून 1935। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होने के लिए या तैयार होने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। और इस संस्था के दूसरे मेंबर डॉक्टर बॉब के रूप में जो सोबर हुए थे, वो दिन था 10 जून 1935। इसलिए 10 जून ये दिन हम पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फाउंडर्स डे करके, या फिर डॉक्टर बॉब का सोबराइटी दिन करके हम पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बॉब और बिल को लगा कि यार मेरे अनुभव, एक मेक को अनुभव बताने से हम शराब से दूर रह सकते हैं। तो इस दुनिया में तो बहुत सारे शराबी है, क्यों ना अपन दोनों मिलकर यही संदेश दूसरे शराबियों को भी हम अपना साझा करेंगे। और उन्होंने वो बीड़ा उठाया ताकि उनको भी फायदा हो। और इनको पहली सफलता बहुत जल्दी मिल गई। एक 15 दिन के बाद में 26 जून 1935 को एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में इन दोनों को तीसरा मेंबर मिला, बिल डी के रूप में, जो एक लॉयर था। वो हमारे को फाउंडर से जुड़ा। बिल डब्ल्यू करीब 3 महीने के बाद में एक्रोन से वापस न्यूयॉर्क आ गए थे। बिल डब्ल्यू को वापस उसी टाउन हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट होते थे, वहां पर चौथा मेंबर मिला, फिज मेयो, सॉरी, हैंक पी। फिर जो एक बिजनेसमैन था। फिर पांचवा मिला फिज मेयो, जो एक सदर्न मिनिस्टर का लड़का था। और ऐसे मेंबर हमारे को फाउंडर के साथ में जुड़ना शुरू हो गए। लेकिन हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस अभी भी तैयार नहीं हुई थी। 1935 से हमारा जो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये 1937 तक ऐसा ही चलता रहा। 1937 में हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ में बिल डब्ल्यू का ब्रेकअप हो गया। वो उसके लिए बहुत सारा कारण है।
बिल डब्ल्यू ने अपने ब्रुकलिन के घर में हर मंगलवार को बिल डब्ल्यू अपने घर में मीटिंग लेता था शराबियों की। कुछ शराबियों को उसने अपने घर में पनाह दी थी, उनका खाना पीना सब उसी के घर में चलता था फ्री में। उनकी पत्नी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी, साथ ही साथ इन शराबियों की भी वो सेवा करती थी। बिल डब्ल्यू का मानना ऐसा था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में सभी प्रकार के लोग आते थे, और गैम्बलर्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सभी प्रकार के थे। तो बिल का ऐसी सोच थी कि भैया मुझे शराब की समस्या है, तो मुझे शराबियों की अनुभव मेरे को काम में आ सकते। तो बिल डब्ल्यू ने शराबियों को चुन चुनकर अपना अलग मिलना या मीटिंग लेना शुरू कर दिया था। तो ये बिल का ये जो कृत्य था, और भी बहुत सारे कारण थे जो सभी बातें यहाँ शेयर नहीं की जा सकती है। हमारे लिए वो बहुत बड़ी एक अच्छे, हम हमारे पूर्वजों के प्रति एक आदर है। तो ये जो कृत्य था बिल डब्ल्यू का, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, काफी नाराज चल रहे थे। उस समय ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो सर्वे सर्वर थे, डॉक्टर सैमुअल शूमेकर, ये समर कैंप में गए हुए थे, सॉरी समर वैकेशन पे गए थे। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अन्य लोगों के साथ में बिल डब्ल्यू के क्राइसिस हो गए, और हमारा 1937 में ऑक्सफोर्ड के साथ में ब्रेकअप हो गया, हम अलग निकल गए थे। ऑक्सफोर्ड से एक प्रकार से एक फतवा निकल गया था, बिल डब्ल्यू इज नॉट अ मैक्सिमम। वो कोई सर्वे सर्वा नहीं है, बिल डब्ल्यू के घर के लिए मीटिंग को मेंबरों ने जाना नहीं, वगैरह वगैरह, और हमारा ब्रेकअप हो गया। अब ऐसे समय में केवल हमारे दो ही ग्रुप फंक्शनिंग हो रहे थे, न्यूयॉर्क में और एक्रोन में। अब क्या करना? तो उस समय में ऐसा हुआ कि अभी हम अपनी एक अलग फेलोशिप तैयार करेंगे, संस्था बनाएंगे। हम शराबियों के लिए ट्रीटमेंट सेंटर्स खोलेंगे अलग अलग शहरों में, गांवों में, एक हॉस्पिटल की चेन तैयार करेंगे अलग अलग शहरों में, गांवों में। वहां पर हम पेड सर्वेंट रखेंगे। ऐसा बहुत बड़ा विजन इन्होंने अपने सामने में रखा था, क्योंकि हमारे पास में उस समय कोई संस्था नहीं थी, नाम नहीं था, प्रोग्राम नहीं था। अब ये सब इतना बड़ा विजन इन्होंने तो तैयार कर लिया था। अब ये पूरा करने के लिए काफी मात्रा में पैसा चाहिए था। ये हमको पैसा कहाँ से मिलेगा? उस समय अमेरिका में बहुत बड़े रईस थे, जॉन डी रॉकफेलर जूनियर, जिनकी काफी चैरिटी चल रही थी। उनसे अपने को काफी मात्रा में पैसा मिल सकता है अपना ये विजन पूरा करने के लिए। अब रॉकफेलर के पास में भी आसानी से इतने बड़े रईस आदमी के साथ में मिलना भी कोई आसान काम नहीं था। इसलिए बिल डब्ल्यू की जो सिस्टर थी डॉर्टी, उसके पति थे डॉक्टर लियोनोर स्ट्रॉन्ग, इनकी मदद ली गई, क्योंकि डॉक्टर लियोनोर स्ट्रॉन्ग के दोस्त थे ए लिराय चापमन, जो रॉकफेलर के यहाँ पर एज ए असिस्टेंट करके काम करते थे। उनकी मदद से दिसंबर 1937 में रॉकफेलर से अपॉइंटमेंट ली गई, और वहां पर रिचर्डसन, रॉकफेलर, फ्रैंक एमोस, ये लोग थे, और हमारे मेंबर रॉकफेलर से मिलने के लिए गए। और उन्होंने उनके सामने में प्रस्ताव रखा कि हम किस प्रकार के शराबी थे, अब शराब से कैसे दूर है, और अन्य शराबियों के लिए हमें किस प्रकार से काम करना है। और जो इन्होंने विजन तैयार किया था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर, ये विजन उनके सामने में रखा कि आपकी मदद की आवश्यकता है। दोस्तों, ये पूरा सुनने के बाद जो हम जैसे शराबी को जो समझ में नहीं आया था कि हमारे लिए पैसा कितना घातक है, ये हमारे नॉन अल्कोहलिक लोगों को समझ में आया कि हाँ, पैसा हमारे लिए बहुत घातक है। रॉकफेलर ने पूरा सुनने के बाद में एक निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसमें पैसा मिक्सअप करोगे तो तुम्हारा जो ये विजन है या काम है, ये कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहां फिर सत्ता आती है, सत्ता के लिए फिर संघर्ष होते हैं, और जहाँ संघर्ष होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कारण से रॉकफेलर ने पैसा नहीं दिया। हमारी जो सेवन ट्रेडिशन की अभी अश्विन भाई ने बात किया था, इसका पूरा श्रेय जो है, अभी ट्रेडिशन बनी नहीं थी, लेकिन भविष्य में बिल डब्ल्यू ने सेवन ट्रेडिशन का पूरा क्रेडिट रॉकफेलर को दिया हुआ है। पैसा नहीं मिला। एक इनिशियली स्टेज पे शुरुआती तौर पे केवल $5,000 हमको दिए गए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा डॉक्टर बॉब का जो घर था, उनका एड्रेस था 855 आर्डमोड एवेन्यू, ओहियो, वो घर गिरवी था, वो छुड़ाने के लिए पैसा हमारा खर्चा हो गया था। तो पैसा न मिलने के कारण हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर, पेड सर्वेंट, जो जो इन्होंने तय किया था, वो पूरा धरा का धरा रह गया। अब क्या करेंगे? तो सर्वसम्मति से ग्रुप कॉन्शियस जिसे हम कह सकते हैं, यह तय हुआ कि हम अपनी अलग फेलोशिप तैयार करेंगे। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में एक छोटा सा टीनी ऑफिस खोला गया। वहां पर रूथ हॉक नाम की सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया, और वहां पर 12 मई 1938 को
ये तारीख याद रखिए, 12 मई 1938 को पहली बार एल्कोहलिक फाउंडेशन के नाम से हमारी ये संस्था बनी और यहाँ से फाउंडेशन का हमारा काम शुरू हुआ। अभी भी हमको अल्कोहलिक एनोनिमस में उस समय करीब 100 के आसपास मेंबरशिप हुई थी। संख्या में हम लोग काफी कम थे और पैसों की भी काफी दिक्कतें जा रही थी अल्कोहलिक फाउंडेशन का काम करने के लिए। तब सभी का विचार था कि हम संख्या में बहुत कम है और वर्ल्ड में अल्कोहलिज्म का प्रमाण बहुत सारा है। हमें जो एक शराब की दूरी का जो एक मार्ग मिला है, वो हमारे जैसे और भी जो शराबी है उन तक किस प्रकार उनको ये मार्ग मिले, हम उन तक किस प्रकार से पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम संख्या में कम होने के कारण हमको ये पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। तो ऐसा तय हुआ कि क्यों ना हम अपने अनुभव से हमारा एक किताब छापेंगे, लिटरेचर छापेंगे, ताकि जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े उन तक हमारी ये किताब पहुंच पाएगी और हमको जो ये शराब की दूरी का जो मार्ग मिला है उनको भी ये मार्ग मिले और वो हमसे जुड़ पाएंगे। और दोस्तों, अभी ये जो आपने जो कार्यक्रम जो शुरू किया है बिग बुक का, ये जो किताब है जिसे हम चमत्कारी किताब कहते हैं, कि इस किताब ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हुए हैं। आज कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आज इसने जान बचाई हुई है, क्योंकि मेंबर तो हमारे लाखों है लेकिन उनका परिवार अगर हम देखते हैं तो कितने लोगों की जान बची हुई है। तो ये चमत्कारी किताब जिसे हम बिग बुक कहते हैं, एक किताब के लिए मान्यता दी गई और बिग बुक लिखने का काम शुरू हुआ। दोस्तों, बिग बुक हमारी जो है वो बड़ी आसानी से नहीं लिखी गई, इसके लिए भी हमको बहुत तकलीफें गई है। जस्ट मैंने शुरुआत में कहा कि हम एक आंखों के सामने में चित्र लाए कि उस समय की परिस्थिति कैसी होगी। बिल डब्ल्यू की केवल समझ लो कि 3 साल की सोबराइटी, डॉक्टर बॉब की 2.5 साल की और बाकी मेंबरों की उससे भी कम। और इतना बड़ा जो जिसे हम अपना महान ग्रंथ कहते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, क्या क्या नाम नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी एक किताब मायने रखती है। इन्होंने किताब लिखने का तो काम शुरू कर दिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि किताब लिखेंगे कैसे। एल्कोहलिक फाउंडेशन के पास में जर्नलिस्टिक एक्सपर्ट नहीं थे, लेखक नहीं थे, कि किताब लिखेंगे कैसे। ये सबसे बड़ी तकलीफ थी। तो ऐसा तय हुआ कि, और पैसा भी नहीं था, तो ऐसा तय हुआ कि हर एक मेंबर अपनी कहानी खुद लिखेगा और हर एक मेंबर ने अपने अनुभव जो है कागज पे लिखना शुरू किया और ऐसे अनुभव बिल डब्ल्यू के पास में आना चालू हो गए। न्यूयॉर्क के जितने कुछ मेंबर थे उनकी कहानी बिल ने जमा किया और एक्रोन के 16 और 2 क्लेवलैंड के, ऐसे 18 स्टोरीज। हमारा मेंबर था जिम बी, जो क्लेवलैंड से बिलोंग करता था, जिसकी बिग बुक में कहानी है विसीएस साइकिल के टाइटल से। और 18 स्टोरी बिल डब्ल्यू के पास में एक्रोन से आई। ऐसी आने के बाद में स्टोरी जमा हो गई। इसमें बिल डब्ल्यू और हमारा चौथा ए मेंबर हैंक भी उसमें एडिटिंग किया करते थे, क्योंकि किसी के 8 पन्ने के एक्सपीरियंस है, किसी का ये पैराग्राफ बराबर नहीं है, इस कहाँ पर ये नहीं है, ये बहुत छोटा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो ये एडिटिंग किया करते थे। दोस्तों, फिर एक बवाल खड़ा हुआ था कि हमारे पर्सनल स्टोरीज में या हमारे लिखे हुए इसमें एडिटिंग करने वाले ये कौन। दोस्तों, एक घमासान होने के बाद में फिर ग्रुप कॉन्शियस हुआ। सर्वसम्मति से बिल डब्ल्यू को एक प्राइमरी ऑथर करके मान्यता दी गई, उसको एडिटिंग के पावर दिए गए और उस पावर के अंतर्गत फिर बिल डब्ल्यू एडिटिंग किया करता था, काटछाट करता था। और वो होने के बाद में एक्रोन और न्यूयॉर्क में वो रखी जाती थी और वहां सर्वसम्मति से जब वो पास हो जाते थे, उसके बाद में हमारी जो रूथॉक सेक्रेटरी है उसको बिल डब्ल्यू डिक्टेट करते थे और वो टाइपिंग करती थी और वो टाइप किए हुए फिर नोट्स वो प्रेस में जाते थे। ये लिखने के लिए ऐसी तकलीफें गई। उसी प्रकार बिग बुक छापने के लिए भी हमको बहुत तकलीफें गई है, क्योंकि किताब छापने के लिए भी हमारे पास में पैसा नहीं था। अब ये पैसा कैसे जमाए। तो हमारा जो चौथा मेंबर था हैंक पी, वो एक बिजनेसमैन था, उसका दिमाग बहुत चलता था। बिग बुक का जो चौथा चैप्टर है, अनबिलीवर, सॉरी, चौथा चैप्टर नहीं है, लेकिन उसकी जो पर्सनल स्टोरी है अनबिलीवर टाइटल से, और बिग बुक का 10वां चैप्टर है टू एम्प्लॉयर्स, ये हैंक पी ने खुद लिखा हुआ है। 5वां मेंबर जो फिज में हुआ है उसका
बिग बुक में स्टोरी है और सदर्न फ्रेंड। वेसियस साइकिल तो जिम बी की है। बाद में फ्लोरेंस आर की फेमिनाइन विक्ट्री, अर्नी जी जो हमारे मेंबर थे उनका 8 मंथ स्लीप, ऐसे मेंबरों के हमारे क्लारेंस स्नाइडर जो एक हमारा क्लेवलैंड का मेंबर था जो सबसे लॉन्ग सोब्राइटी का था, वो 11 मार्च 1938 से 11 फरवरी 1984 तक, यानी करीब वो 46 साल सोबर था। उसकी स्टोरी है बिग बुक में, होम ब्रू मिस्टर। हमारा तीसरा ए मेंबर जो बिल्ड जो एक लॉयर था, उसके बिग बुक के पहले एडिशन में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे एडिशन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस नंबर 3 ये टाइटल से उसके एक्सपीरियंस है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मिली हुई पहली लेडी अल्कोहलिक मार्टियम, उसके भी पहले बिग बुक में एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बिग बुक के दूसरे तीसरे एडिशन में वुमेन सफर टू ए टाइटल से उसके एक्सपीरियंस है। ऐसे एक एक मेंबरों के ऐसे अनुभव आते गए, ऐसे काफी लोगों के। अब बिग बुक छपाई के लिए पैसों की जो कठिनाई थी, तो ऐसा तय हुआ कि हम अपने फाउंडेशन के शेयर्स निकालेंगे और शेयर्स मार्केट में बेच के जो पैसा आएगा उससे हम अपनी छपाई का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, शेयर्स भी मार्केट में निकालना कोई आसान बात नहीं थी। शेयर्स निकालने के लिए काफी मात्रा में पैसों की आवश्यकता होती है, कंपनी की आवश्यकता होती है। अब ये कंपनी कहाँ से? तो आनंद फानन में इन्होंने एक कंपनी तैयार की, वर्ल्ड पब्लिशिंग इंक करके, और उस कंपनी के 500 शेयर्स मार्केट में छापे गए और उसमें पूरे शेयर्स मार्केट में नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा बेचे गए और किसी ने खरीद लिया वो मालक बन जाएगा, तो उसका 1/3 ही, केवल 200 शेयर्स मार्केट में बेचे गए। उस समय शेयर्स की कीमत रखी थी $25। $25 बेच के 200 शेयर्स के $5000 जमा हुए थे। उस समय पब्लिशिंग कंपनी हार्पर एंड ब्रदर्स एक काफी जानी मानी कंपनी थी, लेकिन उसके साथ में हमारा कुछ करार नहीं हो पाया था, क्योंकि जो रॉयल्टी के राइट्स थे उनके पास में रहने वाले थे। तो वो उधर नहीं जाने को ना करके फिर कॉर्नवॉल प्रेस था, कॉर्नवॉल प्रेस के प्रेसिडेंट है मिस्टर एडवर्ड ब्लैकवेल, उनसे हमारा करार हुआ और वो जो $5000 जो शेयर्स बेच के जमा हुए थे वो उनको एडवांस के तौर पर देके हमारा बिग बुक छपाई का काम शुरू हुआ। फिर पैसों की तंगी आई, फिर $2500 का कर्जा, जिस हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू एडमिट रहते थे वहां के मालिक थे चार्ल्स बी टाउन, उनसे 2500 का कर्जा लिया गया। जब हमारी बिग बुक पूरी तैयार हो गई थी, प्रेस में हमारी कॉपीज अटक गई थी, तब एक नॉन अल्कोहलिक लेडी थी, एग्नेस, जो हमारा 5वां मेंबर है फिज में, उसकी सिस्टर, उससे $1000 का कर्जा लिया गया और इस प्रकार से हमारा बिग बुक छपाई शुरू हुआ। दोस्तों, हमारी बिग बुक जो है, पहली बिग बुक एकदम से नहीं छापी गई। पहले उसके 2 चैप्टर छापे गए थे, प्रिंट हुए थे। बिल्डअप, पहला चैप्टर बिल की कहानी और दूसरा था देयर इज ए सॉल्यूशन। फिर बिग बुक का तीसरा और चौथा चैप्टर लिखकर पूरा तैयार था और प्रेस में गया था। उसी समय एक रात केवल आधे घंटे में दोस्तों बिल डब्ल्यू ने 12 कदम लिख डाले, क्योंकि 12x12 जो हमारा लिटरेचर है, 12 कदम और 12 परंपरा है, उसमें अगर हम पहला ही पन्ना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 साल का जो हमारा अनुभव था गलतियां करो और सीखो का। तो 3 साल में जो 1935 से जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ था, वो अनुभव जो ध्यान में कि हमारे शराबियों की मेन समस्या क्या है, शराबी नहीं है तो और भी कुछ है, तो वो मानसिकता को ध्यान में रखते हुए बिल डब्ल्यू ने केवल आधे घंटे के अंदर 12 कदम लिख डाले। अब 12 कदम लिखने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड की 6 कदम थे, उसको 12 में कन्वर्ट किया गया। ये पूरा सच नहीं है। बिल डब्ल्यू ने जो 12 कदम लिखे हैं, उसमें जो सारांश है, मैं पहले ही बताया था कि हमने हर जगह से जो जो अच्छा था वो लिया हुआ है। जो वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस जो किताब थी विलियम जेम्स की, वो किताब में का बहुत सारा सार जो है वो लिया गया है। बाद में एक लेखक थे एजे रसेल, जिनका नाम, उनकी किताब थी फॉर सिनर्स ओनली, उस किताब का भी बहुत सारा सारांश, और ऑक्सफोर्ड के 6 कदम, ऐसा तीनों को मिला के जो एकत्रित संगम में हम 12 कदम हमारे तैयार हुए। और ये 12 कदमों को जब सभी ने मान्यता दी गई, ये 12 कदमों का जो पूरा सारांश है, वो बिग बुक का जो 5वां चैप्टर है, हाउ इट्स वर्क, उसमें पूरा 12 कदमों का सारांश इसमें लिया गया है। इस प्रकार से हमारा जो बिग बुक है वो छपाई का काम शुरू हुआ। बिग बुक का जो थी वाइफ, वो महिलाओं के लिए जो चैप्टर लिखा हुआ है वो बिल डब्ल्यू ने खुद लिखा हुआ है। ऐसा
करते करते हमारा बिग बुक जनवरी को पूरा तैयार हो गया था, जनवरी 1939 को। अब आखिरी स्टेज आ गई थी, इस किताब को नाम क्या देना। अब करीब 100 के आसपास हमारी मेंबरशिप उस समय में हो चुकी थी, और हर एक मेंबर ने अलग अलग नाम सुझाए थे। अब बहुत सारे नाम आ गए थे किताब को देने के लिए। तो उसमें था वे आउट, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ड्रंकन स्क्वाड, ड्राई ग्लास, बिल डब्ल्यूज मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे नाम आए थे। अब इतने सारे नाम आने के बाद में अब ये किताब को नाम क्या देना, एक बड़ा चर्चा का विषय था। तो ये तय हुआ कि हम वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो नाम अपने किताब को देंगे। और दोस्तों सही में वोटिंग होने के बाद में जब जो रिजल्ट आया, तो 18 वोट मिले थे वे आउट नाम को। उससे एक वोट कम मिला था अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये नाम को, और बाकी नामों को थोड़े थोड़े वोट मिले थे। तो 18 वोट यानी सबसे ज्यादा वोट मिले थे हमारे वे आउट नाम को। तो हमारा किताब जो है, इसको वे आउट नाम देना लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन किसी एक मेंबर ने और एक शंका उत्पन्न की कि इस नाम से मार्केट में और कोई किताब है कि, एक बार हम पहले तहकीकात कर लेते हैं और फिर अपन नाम दे देंगे। इसके लिए हमारा फीस में वो जो मेंबर था, उसकी सिस्टर कांग्रेस लाइब्रेरी न्यूयॉर्क में काम करती थी, एग्नेस, जिससे हमने 1000 कर्जा लिया था, उस वहां पे गया, और वहां से जब उसने इंफॉर्मेशन लाया, तो वे आउट नाम से ऑलरेडी 12-13 किताबें अलग अलग ऑथर की पब्लिश हो चुकी थी, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के नाम से एक भी किताब नहीं थी। जब ये इंफॉर्मेशन आई तो सभी को लगा कि हमारा ये पहला ही लिटरेचर है, ये एक यूनिक होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसलिए वे आउट नाम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, तो वो ड्रॉप हो गया। और दूसरे नंबर पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये जो नाम था, ये नाम हमारी किताब को देकर हमारी बिग बुक 10 अप्रैल 1939 को 4930 कॉपीज का पहला लॉट पब्लिश हुआ। और ये किताब को दिया हुआ नाम, क्योंकि इसी के एक महीने के बाद में क्लेवलैंड में हमारा तीसरा ग्रुप बन गया था, चालू हुआ क्लारेंस यस के मदद से, और उस ग्रुप को उसने नाम दिया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और यही नाम फिर हमारी फेलोशिप ने भी अडॉप्ट किया, और 1939 से हमारी अल्कोहलिक फाउंडेशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये नाम से काम करना शुरू हो गई। दोस्तों इसी दौरान अभी बिग बुक में तो जितने मेंबरों के एक्सपीरियंस तो पब्लिश हो गए, उनकी कहानियां भी छप गई, लेकिन कुछ ही समय पश्चात दोस्तों करीब 50% मेंबर हमारे स्लीप हो गए थे, जिनकी कहानियां बिग बुक में थी। उसमें क्लारेंस सॉरी हैंक पी जो चौथा ए मेंबर है, वो भी स्लीप हो गया था, क्योंकि हमारी रूथ ऑफ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, उसने लिखा हुआ है कि हमारी जो बिग बुक है, ये बगैर बिल डब्ल्यू के लिखी नहीं जा सकती थी, ये जितना सत्य है, उसी प्रकार से बगैर हैंक पी के ये प्रिंट नहीं हो सकती थी। यानी ये छापने के लिए हैंक पी का कितना योगदान होगा। और वो भी दोस्तों 4 साल की सोब्राइटी के बाद में वो भी स्लिप हो गए थे, और उनके पास में 200 शेयर्स थे, क्योंकि जो 600 शेयर्स हमने छापे थे, 200 तो बेच दिए थे, 200 हैंक पी के पास में थे, और 200 शेयर बिल डब्ल्यू रूथॉक सेक्रेटरी ने अपने पास में खरीद के रखे थे। उसके पास में शेयर्स थे, वो शेयर्स वापस नहीं कर रहा था। फिर बिल डब्ल्यू के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि बिल डब्ल्यू का और उसका क्राइसिस हो गया था। उसको वो क्राइसिस क्यों हो गया था वो भी यहाँ बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ, जो खुद पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि वो क्या कारण था। लेकिन कैसा भी उसको समझा के वो शेयर्स उससे वापस लिए गए, कुछ उसको डॉलर्स दिए गए, कुछ फर्नीचर दिया गया ऑफिस का, और फिर सभी ने अपने शेयर्स अल्कोहलिक फाउंडेशन को सरेंडर किए। ये था दोस्तों। अब ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये नाम कैसा गिरा, किसने सुझाया, ये अभी भी रहस्य ही है। इसका अभी तक इतिहास में कहीं पे भी मुझे मुझे तो नहीं मिला। लेकिन न्यूयॉर्क का जीएसओ न्यूयॉर्क का जो लेटर है, उसमें लिखा गया है कि एक जो मान्यता है, वो ऐसी मान्यता है कि जब हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हो गए थे, और हमारे पास में कोई संस्था नहीं थी, नाम नहीं था, और मीटिंग लेने के लिए जगह नहीं थी, तो हमारे मेंबर जहां जगह मिलती थी वहीं पे मिला करते थे, कॉफी शॉप में, किसी के ऑफिस में, गार्डन में। तब और ऑक्सफोर्ड से हमारा ब्रेकअप हो गया था, तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबरों से एक प्रकार से हमको चिढ़ाया जाता था। नेमलेस बंच ऑफ अल्कोहलिक, बेनामी शराबियों का झुंड। शायद इस नाम से इंस्पायर होकर किसी ने ये नाम सजेस्ट किया होगा, ऐसी मान्यता है। एग्जैक्ट ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम किसने दिया है, किसने सुझाया है,
ये अभी भी रहस्य ही है। और ऐसा करके हमारा बिग बुक दोस्तों छपाई अ, छप गया। लेकिन अभी भी बिग बुक का भी सेल नहीं हो रहा था और अल्कोहलिक एनोनिमस को भी लिफ्ट नहीं मिली थी। इसी 39 साल में मॉरिस मार्के करके एक लेखक था, इसने एक आर्टिकल लिखा, एल्कोहलिक एंड गॉड। ये आर्टिकल लिबर्टी मैगजीन के एडिटर और मालिक थे फुल्टन ऑर्सलर, इनको छापने के लिए दिया। और फुल्टन ने वो आर्टिकल लिबर्टी मैगजीन में 30 सितंबर 1939 को पब्लिश किया। और यह आर्टिकल पढ़कर पहली बार 800 मेंबर हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के कांटेक्ट में आए, एक लिफ्ट मिली थी थोड़ी सी। और यही आर्टिकल और बिग बुक पढ़कर अमेरिका में एक शहर है फिलाडेल्फिया, वहां पर एक मेंबर सोबर हो गया जॉर्जियस के रूप में। और वो लोनर मेंबर और उसकी पत्नी क्लारेस, ये दोनों ने फिलाडेल्फिया शहर में अल्कोहलिक एनोनिमस को एक 1.5-2 साल में काफी बढ़ा दिया। काफी उसकी ख्याति बढ़ रही थी। तो प्रिंट मीडिया के लोग हमारे पीछे लग गए कि एक्चुअली शराबियों की ये क्या मूवमेंट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे काम करते हैं। ये काम, ये जानकारी आई जज कर्टिस बुक, जो सैटरडे इवनिंग पोस्ट के मालिक थे, उनके पास आई। उन्होंने इस काम के लिए उनका एक अच्छा डैशिंग रिपोर्टर था जैक अलेक्जेंडर, उसको जिम्मा दिया। और जैक अलेक्जेंडर हम बोल सकते हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन करने के हिसाब से हमारे अल्कोहलिक अनोनिमस में दाखिल हुआ। और जब उसने वो काफी समय हमारे इसमें बिताया और जब उसको मालूम हुआ कि ये शराबी कैसे थे और किस प्रकार से अन्य शराबियों के लिए जी जान से काम करते हैं, तो उस आधार पर उसने 1 मार्च 1941 को एक 7,500 शब्दों का एक आर्टिकल सैटरडे इवनिंग पोस्ट में पब्लिश किया। और मानो यूएस, यूरोप, कनाडा में एक क्रांति हो गई। 1941 को इतनी भयंकर क्रांति होगी कि एक 8,000 मेंबर हमारे अल्कोहलिक अनोनिमस के कांटेक्ट में आ गए। और 41 से लेकर 46 तक ये समय इतना खतरनाक समय था अल्कोहलिक एनोनिमस में कि अलग अलग शहरों में, गांवों में, देशों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस फैल रही थी, बहुत फैल चुकी थी। और हजारों की संख्या में हमारे मेंबर लगभग हो चुके थे। और न्यूयॉर्क में हमारा हेडक्वार्टर जो था, वहां पर फिर हजारों की संख्या में कंप्लेंट आना शुरू हो गई थी, क्योंकि कोई नियम नहीं थे। नियम नहीं होने के कारण सदस्य फिर नाराज होना चालू हो गए, दुखी होना चालू हो गए और उनकी कंप्लेंट हमारे को फाउंडर के पास में न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में आना शुरू हो गई, हजारों की संख्या में। बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब के सामने में बहुत बड़ा टास्क था अब ये शराबियों को कैसे बांध के रखना, क्योंकि कोई नियम नहीं थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा काम चल रहा था। और हमारे को फाउंडर के सामने में दो बहुत बड़े उदाहरण थे। बाल्टीमोर की वॉशिंगटोनियन सोसाइटी थी, जिसके 5 लाख के ऊपर मेंबर हो चुके थे। उनको लगभग अल्कोहलिज्म का आंसर भी मिल चुका था। लेकिन उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लोगों को अपने मूवमेंट के अंदर में एंट्री दी थी। साथ ही साथ उस समय का बहुत बड़ा इश्यू था ब्लैक एंड व्हाइट वाला, काले काले गोरों का भेद था। वो भेद वहां पर चालू हो गया और वो वॉशिंगटोनियन सोसाइटी कोलैप्स हो गई थी। खुद हमारे को फाउंडर का दूसरा एक्सपीरियंस था कि खुद हमको ऑक्सफोर्ड ग्रुप से सोबराइटी मिली थी। और वहां से सोबराइटी मिलने के बाद में भी हमारा वहां पे क्राइसिस हो गया और हम अलग हो गए और अलग फेलोशिप तैयार की। ऐसे ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भी टुकड़े हो सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या अभी कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ए में भी काले गोरे, पढ़े लिखे, अनपढ़, ईश्वर को मानने वाले, नहीं मानने वाले, इवन समलिंगी, काफी प्रकार के लोग थे, मेंबर थे। अब इनको एकता में किस प्रकार से बांधे रखना। हमारा शिकागो का मेंबर था अर्ल टी, उसके साथ बैठकर बिल डब्ल्यू ने 12 पॉइंट निकाले। उसको उस समय टाइटल था 12 पॉइंट टू एश्योर अवर फ्यूचर। ये ग्रेप पॉइंट में 1946 को पब्लिश किए। ग्रेप पॉइंट हमारा 1944 को शुरू हो गया था, तब नेशनल था, और 1946 को इंटरनेशनल जर्नल बन गया था, उसमें पब्लिश किए। लेकिन ये 12 पॉइंट जो शराबियों को एक प्रकार से बांध दिया था, ये शराबी मानने को तैयार नहीं थे। ये हमारे भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए बिल डब्ल्यू को 4 साल तक 1946 से लेकर तो 1950 तक अलग अलग शहरों में, गांवों में, ग्रुप में जाके, अलग अलग देशों में जाके इसका महत्व क्या है, हमारे भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसका महत्व समझाना बताना पड़ा, समझा के।
तब कई 4 साल के बाद में 1950 में 28, 29, 30 जुलाई को हमारा पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन क्लेवलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ। और उस क्लेवलैंड के कन्वेंशन में ये 12 पॉइंट को 12 ट्रेडिशंस करके मान्यता दी गई थी और हमारी दूसरी लीगेसी यूनिटी परंपराओं के रूप में तैयार हुई थी। और दोस्तों, पहली लीगेसी तो 1938 को ही बिग बुक के समय में ही हमारी 12 कदम बन गए थे और दूसरी लीगेसी 1950 को बन गई थी। और यही 1950 जो साल था, ए के लिए एक दुर्दैवी या मनहूस साल मैं बोलता हूँ था, क्योंकि इसी साल जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो दो मेन पिलर थे, जिसे हम आधार स्तंभ कहते थे, बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, ये थे। क्यों? उसमें का एक आधार स्तंभ, एक पिलर ढह गया डॉक्टर बॉब के रूप में, क्योंकि डॉक्टर बॉब को कैंसर हो गया था और 16 नवंबर 1950 को डॉक्टर बॉब का कैंसर से देहांत हो गया। अब बिल डब्ल्यू अकेले रह गए थे और बिल को लगा कि अभी आज डॉक्टर बॉब चले गए, कल मैं भी जा सकता हूँ। क्योंकि पूरी फेलोशिप जो थी, जितनी बढ़ चुकी थी हमारी 50 तक, ये सभी फेलोशिप इन दोनों को ही जानती थी। ऐसा नहीं था कि बाकी लोग भी नहीं थे हमारे इसमें, बहुत सारे हमारे नॉन अल्कोहलिक लोग भी थे, रॉक फेलर थे, फ्रैंक एमॉस, चार्ल्स बी टाउन, ये काफी लोग हमारे मंत्रिमंडल में हम बोल सकते हैं, ये हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में थे। लेकिन निर्णय शक्ति वगैरह जो थी इन्हीं के पास थी और इन्हीं को फेलोशिप जानती थी। बिल को ध्यान में आया कि आज डॉक्टर बॉब गए, कल मैं भी जा सकता हूँ, तो अभी इस फेलोशिप का क्या होगा आगे चल के। तो क्यों अभी ये फेलोशिप समय आ गया है, ये फेलोशिप इनके ही स्वाधीन कर देना चाहिए, अब यही इसका कारभार करेंगे। लेकिन मुझ जैसे के हाथ में इतना बड़ा एम्पायर सौंप देना कोई आसान बात नहीं। अब सर्विस के लिए कोई तो भी मापदंड होना, इसलिए हमारे 12 कॉन्सेप्ट 1954 तक लिखे गए थे, 54 में लिखकर पूरे तैयार हो गए थे। एक डेमोक्रेसी हमारी इसमें लागू की गई थी, ऑफ द मेंबर, बाय द मेंबर, फॉर द मेंबर। हम हमारे में से ही हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा करने के लिए हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ग्रुप लेवल से लेके तो जीएसओ लेवल तक या नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक, एक डेमोक्रेसी। और दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंट लुइस में ऑर्गेनाइज हुआ और उस दूसरे इंटरनेशनल कन्वेंशन में इस कॉन्सेप्ट को भी मान्यता दी गई और हमारा 3 लीगेसी कार्यक्रम पूरा तैयार हो गया। इसी कन्वेंशन में बिग बुक का सेकंड एडिशन भी निकला। बिग बुक का थर्ड एडिशन 1976 को और फोर्थ एडिशन जो निकला सन 2001 को। अभी तक 4 एडिशन निकल चुके हैं बिग बुक के, अभी 5वां एडिशन 2025 तक आ जाएगा। इसी 1955 के कन्वेंशन में हमारा जो इस सर्कल और जो ट्रायंगल का जो लोगो है, इसको भी मान्यता दी गई, वो एडॉप्ट किया गया। लेकिन दोस्तों, ये लोगो अभी हमारा एथोराइज लोगो नहीं रहा है। 1996-98 के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ये लोगों को हमने क्विट कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर काफी वाद विवाद हो रहा था और ये हमारी कोर्ट कचहरी तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस जा सकती थी। इसलिए हमने ये लोगो अभी हमारा अथॉराइज लोगो नहीं है, हर जगह से हमने क्विट कर लिया। अभी मेडल के ऊपर भी हमारा ये लोगो छप के नहीं आता है। और ये हमारा 3 लीगेसी कार्यक्रम तैयार हो गया। हर 5 साल के बाद में हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज होते हैं। 1955 के बाद में 1960 को लॉन्ग बीच में कन्वेंशन हुआ। उसके 5 साल बाद 1965 को टोरंटो कनाडा में कन्वेंशन हुआ इंटरनेशनल। ये कन्वेंशन की थीम थी आई एम रिस्पॉन्सिबल। हमारे शुरुआत के ट्रस्टी थे अलियस, उनके साथ बैठकर बिल डब्ल्यू ने ये थीम लिखी। ये दोस्तों, इस आई एम रिस्पॉन्सिबल जो स्लोगन है, पहली बार 1965 से प्रचलित हुआ है। ये इसका डिक्लेरेशन है, ये केवल स्लोगन नहीं है। व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। कि जहां कहीं ए को मदद के लिए पुकारा जाएगा, वहां पर ए का मदद का हाथ पहुंचने के लिए होना, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इसके ऊपर बिल डब्ल्यू ने जो 1965 में जो अपनी शेयरिंग की थी, उसके कुछ अंश मैं बताता हूं। बिल डब्ल्यू ने कहा था कि आज वर्ल्ड में जो अल्कोहलिज्म का जो प्रमाण है और हमारे सोब्राइटी का प्रमाण है, वो 10% का भी नहीं है। और शायद भविष्य में हमारे सोब्राइटी मूवमेंट को ये 10% का जो आंकड़ा है, ये भी अचीव करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर एक मेंबर की क्या जिम्मेदारी है कि जो मुझे मिला है वो दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाना चाहिए और उसके लिए मैं कैसा जिम्मेदार हूं।
एक प्रकार से ये कन्वेंशन में BW ने मेरे से वचन लिया हुआ है हर एक मेंबर से कि मेरी जिम्मेदारी फिक्सअप की गई है, और आई एम रिस्पॉन्सिबल स्लोगन तब से हमारे फेलोशिप में शुरुआत हुआ है। उसके बाद 1970 को 5 साल बाद मियामी बीच फ्लोरिडा में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ। ये कन्वेंशन की थीम थी यूनिटी। इसका भी डिक्लेरेशन है, दिस वी ओवेज टू एज फ्यूचर टू प्लेस और कॉमन वेलफेयर फर्स्ट टू कीप आवर फेलोशिप यूनाइटेड फॉर ऑन ए यूनिटी डिपेंड अपॉन आवर लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ दोज टू कम। ये भी डिक्लेरेशन हमारे ट्रस्टी अलियस थे, उनके द्वारा लिखा गया है। ये डिक्लेरेशन के ऊपर हमारे बॉब यच करके हमारे जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य इस कन्वेंशन में बोला था। ये यूनिटी डिक्लेरेशन जो है ये हमारे फेलोशिप के लिए एक प्रकार से सीमेंट का काम करेगा, हमको मजबूती प्रदान करेगा, जिसके कारण हम सुरक्षित रह सकते हैं, और हम एकता में रहकर सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारे बाद जो हमारे आने वाले जो शराबी है वो उनका भी भविष्य उसके ऊपर डिपेंड है, हमारे यूनिटी के ऊपर। और ये यूनिटी स्लोगन भी दोस्तों 1970 से हमारे ए में प्रचलित हुआ है, और ये 1970 का कन्वेंशन BW का आखिरी कन्वेंशन। BW को आखिरी दिनों में एम्फिसीमा नाम की बीमारी हो गई थी, जिसे हम कहते हैं सांस लेने में तकलीफ। वो जहां कहीं जाते थे आखिरी के कुछ साल उनके ऐसे गए कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर, छोटा सिलेंडर लेकर अपने साथ में घूमते थे, और इसका कन्वर्शन फिर कुछ समय पश्चात, कुछ सालों के बाद निमोनिया में हो गया। और 24 जनवरी 1918 को 71 को BW का निमोनिया से देहांत हो गया, मियामी बीच फ्लोरिडा यहाँ पर। लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार है, जहां उनका जन्म हुआ था विले स्ट्रीट ईस्ट डॉर्सेट वारमांट, वहां पर उनका दफन विधि हुआ है। BW की शादी की तारीख है लुइस के साथ में 24 जनवरी 1918, और 24 जनवरी को ही BW का देहांत हुआ है। एक कोइंसिडेंस है दोस्तों। BW भी चले गए, लेकिन ये जाने के पहले ये पूरी फेलोशिप, ये पूरा एम्पायर उन लोगों ने मुझ जैसे के हाथ में सौंप के चले गए, हमारे हाथ में दे के चले गए। ये था दोस्तों वर्ल्ड वाइड इतिहास। लेकिन इन बिटवीन कुछ घटनाएं और घटी थी, जैसे कि पहली लेडी अल्कोहलिक को हम मार्टियम को बोलते हैं, लेकिन मार्टियम पहली लेडी अल्कोहलिक नहीं थी। सबसे पहले ए में जो आई थी वो लील थी, जो कुछ ही दिन रही लेकिन सोबर नहीं हुई। उसके बाद में आई फ्लोरेंस रैंकिन, फ्लोरेंस आर जिसे कहते हैं हम। उसका बिग बुक के पहले एडिशन में अ फेमिनाइन विक्ट्री एट आइडल से एक्सपीरियंस पब्लिश है। वो सोबर भी हो गई और वॉशिंगटन डीसी चली गई, और उसके बाद में एक दिन हमारे न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन आई कि उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उधर में स्लीप हो गई थी, और बिग बुक में उसके एक्सपीरियंस भी पब्लिश है, लेकिन वो स्लीप हो गई थी, उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद मार्टियम आई, और मार्टियम करीब 25 दिसंबर 1940 से सोबर हो गई। तो वो काफी सालों तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जुड़ी रही, और बाद में येल यूनिवर्सिटी में वो एज ए डायरेक्टर करके थी। वहां पर उन्होंने एनसीए बनाया, वहां के एक प्रीमियर डॉक्टर थे डॉक्टर EM जेलिनेक, उनके साथ में एनसीए बनाया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड अल्कोहल। और उसके द्वारा वो काउंसिल के द्वारा वो तो साल में करीब 200 से 250 दिन अल्कोहलिज्म के ऊपर लेक्चर दिया करती थी, अलग अलग शहरों में, गांवों में जाके उसने ए का काफी प्रचार प्रसार किया। हमारी जो प्रेयर है ये भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नहीं है। ये 1941 की बात है, अप्रैल की, कि सॉरी जून की। ये यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और डीन थे, जिनका नाम था डॉक्टर रेनहॉल्ड नेबर। उनके कोई करीबी परिचित थे जिनका देहांत हो गया था। उनके श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून, ये जो न्यूज़पेपर है, इसमें ये प्रेयर को पब्लिश किया था, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी, जो हमारी ओरिजिनल प्रेयर है। और ये प्रेयर हमारी जो पहली सेक्रेटरी है रूथ हॉक, इसने ये प्रेयर पढ़ी, और उस समय केवल हमारे 12 कदम बने हुए थे 1941 तक। तो 12 कदमों का सारा अर्थ और ये प्रेयर में काफी उसको एक सिमिलैरिटी दिखी। उसने उसकी कटिंग काटी और हमारे जो उस समय के ओल्ड टाइमर लोग थे उनके सामने में रखी। ये सभी को अच्छी लगी। तो हमारा एक बाय प्रोफेशन प्रिंटिंग का काम करता था मेंबर था, हेनरी।
इसमें था, वॉशिंगटन डीसी में। उसको रूथॉक सेक्रेटरी ने फोन करके इसके विजिटिंग कार्ड छापने के लिए लगाया। उसने 500 विजिटिंग कार्ड हमारे न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर को भेजे, और ये विजिटिंग कार्ड सभी फेलोशिप में सर्कुलेट किए गए। सभी लोगों को ये प्रेयर बहुत अच्छी लगी, और फिर हमने सभी की मान्यता के बाद में ये प्रेयर को हमने एडॉप्ट किया, और एक ही प्रार्थना बन गई। जैसा कि हम मीटिंग के सामने शुरुआत में ही हम प्लेयम्बर पढ़ते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, ये भी प्लेयम्बर जो है ये अनुभव के आधार पर बनी हुई है। मैंने जैसा कि बताया कि 1941 से लेकर 46 तक का जो समय था, एक बहुत बड़ा खतरनाक, घिनौना या बोलो या डरावना समय था। तो इतना खतरनाक समय था कि हमारे मेंबर ने, हमारी ट्रेडिशन जो है हमारे अनुभव से बनी हुई है। ऐसे ऐसे काम किए जो हमको नहीं करना चाहिए थे, और उस अनुभव के आधार पर जो जैसे जैसे हमको अनुभव आते गए और उसके रिजल्ट हमको मिल रहे थे, उसके द्वारा हमारी एक एक ट्रेडिशन बनती गई। हमारे सदस्यों ने हर वो काम किया। कोई रेडियो पर जाकर अपने अनुभव दे रहा है, दूरदर्शन पर जाकर, टेलीविजन पर जाकर ये दे रहा है। यहाँ तक कि ये अपना जो सिलेबस होता है एजुकेशन का, उस सिलेबस चेंज करने तक के लिए चले गए थे कि अल्कोहलिज्म के बारे में पढ़ाई में ये चैप्टर होने चाहिए। यहाँ तक कायदा बदलने के लिए तक गए थे, क्योंकि उस समय शराबियों को एक तो जेल में डालते थे या पागल खाने में डालते थे। तो भैया शराबी एक पागल नहीं है या गुनहगार नहीं है, वो हमारे पास में उसका इलाज है। कायदे में ऐसी तरतूद की जाए, कायदा तक बदलने के लिए गए थे। तो एक समाज में एक ऐसा भ्रम निर्माण हो गया था कि ये एक्चुअली ये मूवमेंट है क्या, ये धर्म का प्रचार करने वाली है कि क्या है, ये शराब बंदी का है, शराब बंदी वाली है कि शराब का प्रमोशन करने वाली। क्योंकि शराब की कंपनियां भी हमारे कांटेक्ट में आई थी कि शराब की आप एडवर्टाइज कीजिए, और वही बंदा अच्छी तरीके से शराब के बारे में बता सकता है जो जिसने कुछ शराब का सेवन किया हुआ है और उसके परिणाम क्या है जिसने भुगते हैं। तो अगर कंट्रोल में शराब पी जाए तो शराब अच्छी है। तो शराब की कंपनियां भी हमारे कांटेक्ट में आई थी प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइज के लिए। तो ये शराब का प्रमोशन करने वाली है कि बंदी वाली है, ये कायदा बदलने वाली है कि ये शराबीपन के, शराबी का एजुकेशन देने वाली मूवमेंट है। ऐसा एक समाज में एक भ्रम निर्माण हो रहा था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मूल उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार से काम करती है, ये समाज में इसका सही चित्र जाने को होना। इसलिए हमारे ग्रेपॉइन के जो एडिटर थे टॉम वाय, उनके द्वारा बिल डब्ल्यू ने हमारा प्लियम्बर लिखा, और ये प्लियम्बर 1947 में ग्रेपॉइन में पब्लिश हुआ। अब उस समय में अलग अलग जगहों पे हमारी ये काम कर रही थी, तो अलग अलग संस्थाओं ने, ग्रुपों ने अपने अलग अलग प्लियम्बर बनाए थे। उसमें टेक्सास और विल्मिंगटन का प्लियम्बर काफी चर्चा में था। लेकिन ए ने जो प्लियम्बर अडॉप्ट किया, टॉम वाय ने जो लिखा हुआ प्लियम्बर है वो हमने अडॉप्ट किया, जो हमारा ए का प्लियम्बर है, बन गया है। दोस्तों ये प्लियम्बर 11 साल तक चला, 1947 से लेके 1957 तक, 11 साढ़े 11 साल तक चलते रहा। और 11 साढ़े 11 साल के बाद में ये प्लियम्बर में गलती ध्यान में आई। पहले वहां पर लिखा हुआ था फॉर ए मेंबरशिप ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, और 1950 में फिर हमारी ट्रेडिशन बनी प्लियम्बर के बाद में, तो हमारी थर्ड ट्रेडिशन कहती है फॉर ए मेंबरशिप ओनली डिजायर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट शब्द नहीं है, केवल डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर मुझे ए का सदस्य बनना है तो केवल शराब छोड़ने की इच्छा, प्रामाणिकता कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। और प्लियम्बर में ऑनेस्ट शब्द था और थर्ड ट्रेडिशन में ऑनेस्ट शब्द नहीं था, कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो रहा था। तो ये ऑनेस्ट शब्द ड्रॉप करके हमारा रिवाइज प्लियम्बर सितंबर 1958 से फिर से दुरुस्त हो गया, और तब से हमारा रिवाइज प्लियम्बर चल रहा था। लेकिन सन 2020 में फिर से ये प्लियम्बर में एक बात ध्यान में आ गई थी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऐसे स्त्री और पुरुषों की संस्था है, यानी वहां स्त्री और पुरुष का ही उल्लेख था। लेकिन अगर कोई थर्ड जेंडर आता है या कोई और भी आते हैं तो उनके लिए क्या, तो वो स्त्री और पुरुष ये शब्द भी हटा दिए, और ऐसे लोगों की संस्था है, ऐसा वाक्य करके अभी हमारा 2 साल से हमारा रिवाइज प्लियम्बर चल रहा है। दोस्तों ये था प्लियम्बर का इतिहास। हमारे जो ये स्लोगन्स है ये भी कहाँ से आए, कुछ खास स्लोगन्स है।
और मेन स्लोगन जो है वन डे एट ए टाइम का, ये स्लोगन्स कहाँ से आया, इसका जनक कौन है, किसने तैयार किया, इसका भी अभी तक रहस्य नहीं मिला है। लिव एंड लेट लिव, जी और जीने दो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इजी डज इट, ये जो स्लोगन है और वन डे एट ए टाइम, ये कहाँ से आए, इसका अभी तक राज है। जिसके आज 88 साल हो गए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम कर रही है एक दिन के हिसाब से, ये स्लोगन किसने लिखा, ये नहीं है। रूथॉक सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि जब मैं इनके साथ में 1938 से जुड़ी, तब हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस तैयार नहीं बनी हुई थी। और हमारे जो शुरुआत के जो मेंबर थे, उनके मुंह से मैं हमेशा इन स्लोगन को सुना करती थी, और उस समय हमारे मेंबर को ऑक्सफोर्ड से पहले जुड़े हुए थे, तो शायद ये स्लोगन्स जो है ऑक्सफोर्ड ग्रुप से आए होंगे, ऐसी मान्यता है। एग्जैक्ट स्लोगन किसने तैयार किए नहीं मालूम। दोस्तों, सैक्रिफाई क्या होता है, ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। हर ट्रेडिशन हमें सैक्रिफाई सिखाती है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें सैक्रिफाई की जो संकल्पनाएं दी है, वो बहुत सारे उसके कुछ उदाहरण है कि बिल डब्ल्यू को उसके जीवन काल में बहुत सारे अवार्ड मिल रहे थे। एल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ लॉज, ये उपाधि जिसको मिली थी, लेकिन बिल डब्ल्यू ने नहीं ली। उसके बाद 1976 को बिल के देहांत के बाद भी उसको एक उपाधि मिली थी, डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज, नॉर्विच यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी उसके पत्नी ने तक भी वो उपाधि नहीं ली थी। 1950 की बात है, जब बिल डब्ल्यू का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन के लिए भेज रहे थे, तो बिल डब्ल्यू ने उसके ऊपर कहा था कि अगर मैं ये आज ये अवार्ड लेता हूँ नोबेल पीस प्राइज के लिए, अगर नॉमिनेशन के लिए नाम भेजता हूँ, तो हर मेंबर में एक ये महत्वाकांक्षा जागृत होंगी कि मेरे भी नाम जाने को ना, मैंने भी करने को ना। तो ये हमारे एक ही हित के लिए योग्य नहीं है। साथ ही साथ इसके साथ में बहुत सारी धनराशि आती है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस आउटसाइड फंड रिफ्यूज करती है। साथ ही साथ एनोनिमिटी भी ब्रेक हो सकती है। तो दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन का नाम नहीं भेजा गया। उसके बाद में टाइमलाइन मैगजीन, जो एक शताब्दी में 100 लोगों ने जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम करते हैं, उसके वो मैगजीन में बिल डब्ल्यू का नाम आया था। बिल डब्ल्यू को वहां टाइटल मिला था, बिल डब्ल्यू द हीलर, यानी बीमारी ठीक करने वाला। वहां पर भी बिल डब्ल्यू ने अपनी फोटो तक नहीं दी थी, केवल नाम आया था, वो मैगजीन ने छापा था। डॉक्टर बॉब से हम सैक्रिफाइस सीख सकते हैं। जब आखिरी समय था डॉक्टर बॉब का, तो उनका अंतिम समय जब था, तो हमारे कुछ मेंबर बिल डब्ल्यू के साथ मिलने के लिए गए थे, और बिल डब्ल्यू सभी मेंबरों ने एक उनके सामने में मंशा रखी थी कि क्योंकि एक साल पहले 1949 को उनके पत्नी का देहांत हो गया था, एनी स्मिथ का, तो उन्हीं के बाजू में हम तुम्हारा समाधि बनाएंगे, और वहां पर आपका नाम लिखकर एक एक को फाउंडर करके हम तख्ती लगाएंगे। तब डॉक्टर बॉब ने हंस दिया था, और उन्होंने बिल को कहा था, बिल, इनको समझाओ कि ऐसा पागलपन नहीं करे, मुझे एक नॉर्मल शराबी की तरफ मरने दो। और दोस्तों, सही में कहीं पे भी डॉक्टर बॉब की जो समाधि है, बिल डब्ल्यू की जो समाधि है, ग्रेव्स है, वहां पर कहीं पे भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम नहीं लिखा है कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के को फाउंडर है करके। जब डॉक्टर बॉब का देहांत हुआ था, बिल डब्ल्यू ने उनको एक उपाधि दी थी, प्रिंस ऑफ 12 स्टेपर, 12वें कदम का बादशाह, क्योंकि डॉक्टर बॉब की जो एक 16 साल की जो सोबराइटी थी, 15.5 16 साल की, इतने कम समय में उन्होंने करीब 5,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मैसेज दिया था, उनकी सेवाएं की थी। बिल्डअप उनके आखिरी शब्द थे डॉक्टर बॉब के, ए कीपिंग सिंपल। डॉक्टर बिल डब्ल्यू के आखिरी शब्द थे, गॉड ब्लेस यू अल्कोहलिक्स एनोनिमस फॉर एवर, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस हर तरफ जाने को ना, हर किसी को मिलने को ना। दोस्तों, समय काफी हो चुका है, और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में बहुत लोगों का योगदान है। जैसा कि मैंने नाम बताया शुरुआत में, नाम फ्रैंक ओमास, सुसन चिवर, फ्रांसिस हार्टिगन, जैक अलेक्जेंडर, सिस्टर इग्निशिया जिसे हम एंजल कहते हैं, सिस्टर इग्निशिया ने उसकी जो 1935 से लेके तो 1965 तक 30 31 साल की जो सर्विस थी उसकी, सेंट थॉमस हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत शराबियों को उन्होंने उनकी सेवाएं की थी। कहते हैं कि जो मेडल देने की जो हमारी इसमें बर्थडे को हम टोकन देते हैं, वो जो प्रथा है शायद सिस्टर इग्निशिया से शुरुआत हुई थी, और इसका जिक्र है
डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर, ये जो लिटरेचर उसमें 196 पेज के ऊपर ये बात लिखी हुई है, उसका भी योगदान है, काफी लोगों का योगदान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अभी मैं बताने जाऊँ तो और आधा घंटा बात हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों का अंत नहीं देखूंगा। बहुत सारी घटनाएं हैं। जाते जाते यही कहूंगा कि आज जिस संस्था से मेरी जान बची हुई है, हमारे पूर्वजों ने, एक इमेजिन कीजिए कि जैसा मैं शुरुआत में कहा था कि बिल डब्ल्यू की केवल 3 साल की सोब्राइटी, बाकी लोगों की 2.5 साल की, और ये इन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए, ऐसे ऐसे काम किए। बिल डब्ल्यू का जो ब्रुकलिन का घर था, वो जब बिग बुक लिखने का काम शुरू था, उसी दौरान उसका वो घर नीलाम हो गया, बेघर हो गए। उसने काफी समय, हमारा जो चौथा ए मेंबर था हैंक की, उसके घर में, उसके गेस्ट हाउस में बिताया। लेकिन उसके साथ में भी उसके क्राइसिस हो गए, तो वो भी घर छोड़ के और अन्य मेंबरों के साथ में इधर उधर करते हुए दोनों मियाँ बीवी ने अपना समय निकाला। लेकिन फिर भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को उन्होंने नहीं छोड़ा। बाद में 1941 को उनको, अब जो अभी जो उनका खुद का तीसरा घर है वो मिला। दोस्तों, दोनों के जो घर है, डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू के दोनों के जो घर है, वो 17 अक्टूबर 2012 को यूनियन सेक्रेटरी, यूएस सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी केन सालाजर के द्वारा नेशनल हिस्टोरिकल लैंडमार्क करके, एक राष्ट्रीय धरोहर करके घोषित किए गए हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी इन लोगों ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा। इन्होंने मुझ जैसे शराबी का विचार किया कि मुझ जैसे शराबी को ये मिलने को होना। तो ये दो लोगों के द्वारा जो एक बीज बोया गया था, आज इसका बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ बन गया, इसकी कईयों शाखाएं बन गई है। आज हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली करीब 200 कंट्रीज के आसपास अल्कोहलिक्स अनोनिमस फैल चुकी है। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो करीब 40-50 लाख मेंबर आज हो चुके हो। हम रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन जो एक बोला जाता है अप्रोक्सीमेटली, आज भारत में भी करीब 40,000 मेंबर आज सोबर है। तो आज मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है? जिस संस्था से मेरी जान बची है, मेरा परिवार आज एक सुखी समाधानी जीवन जी रहा है, तो आज मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को क्या देना लगता हूँ? ये हर मेंबर ने खुद से सवाल करना चाहिए कि आज ये ए के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या दायित्व है। और मेरा सही ग्रेटिट्यूड वही होगा, तन से, मन से और धन से। क्योंकि आज अगर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में बताते जाऊंगा तो और समय जाएगा, और भी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन समय काफी हो रहा है। तो जाते जाते यही बोलूंगा कि आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जो भी 8 फरवरी 1940 को फिर से रॉकफेलर ने एक डिनर पार्टी दी थी, उस डिनर पार्टी में दोस्तों ये उद्देश्य था कि हमको कुछ, हम बाहर से कुछ डोनेशन लेंगे। लेकिन जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस को वहां प्रस्तुत किया गया, डॉक्टर कैनेडी, बहुत सारे लोग थे, और जब वहां पर प्रस्तुत किया गया, तब वहां पर एक डिसीजन हुआ कि नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक सेल्फ सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, बाहर से किसी प्रकार की मदद नहीं लेगी। तो ये जो 7 ट्रेडिशन का जो श्रेय रॉकफेलर को जाता है। हाँ, तो लेकिन आज हमारे मेंबर जो है वो पैसों से लबालब होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस दिन ब दिन गरीब होते जा रही है। शुरुआत में जैसे अश्विन भाई ने कहा था कि आज मेरा क्या दायित्व है। आज मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर हूँ, नागपुर रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, नागपुर चंद्रपुर से। लास्ट ईयर का जो हमने ये देखा था, 15 लाख से हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस जीएसओ डेफिसिट में था, और इस साल का जो बजट निकाला हुआ है मार्च की बीओटी में, तो करीब 15 लाख फिर से माइनस में जाने का प्रावधान है, पोजीशन दिख रही है। आज 70% जो हमारा जीएसओ का खर्चा चलता है हमारे लिटरेचर सेल से चलता है, और 30% जो है इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति मेरा दायित्व क्या है। आज मैं बोलता हूँ कि 40,000 मेंबर की मैंने बात किया भारत में, मैं 40,000 नहीं 30,000 मेंबर को भी अगर मैं बोलता हूँ कि हर एक मेंबर ने 1 रुपया भी दिन का अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दिया, तो एक मेंबर के 365 होते हैं। तो 365 इनको इंटू 30,000 अगर करते हैं तो 1 करोड़ के ऊपर हमारा बजट जाता है। लेकिन बजट वहां पर कितना जा रहा है? 25 लाख 30 लाख इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से जा रहा है। तो दोस्तों, अभी दिन ब दिन लिटरेचर के रेट बढ़ने वाले, क्योंकि प्रिंटिंग क्वालिटी हमारी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कुरियर का खर्चा 13% से बढ़ गया है। तो जो किताब हमको पहले जीएसओ को प्रिंट करके उतने में पड़ती थी, उससे कई गुना वो है, तो उसकी प्राइस बढ़ गई, जिससे जीएसओ का मार्जिन कम हो गया है। अभी मार्च बीओटी में लिटरेचर
का कीमत बढ़ाने का प्रपोजल आया था, लेकिन हमने विरोध किया है कि नहीं, हमारे फेलोशिप को ये कम कीमत में उपलब्ध होना चाहिए ताकि हर मेंबर तक ये पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार है, कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो भविष्य में हो सकता है कि आज 125 में बिग बुक आ रही है, कल 150 में 200 तक जा सकती है। ये नहीं होना चाहिए, हर एक मेंबर तक हमारा लिटरेचर पहुंचे। काफी लिटरेचर का हमारा ट्रांसलेशन होने का काम बाकी है, मास पीआई वर्क है जो पैसों के अभाव में हम नहीं कर पाते। अभी अभी परसों परसों के दिन 1.5 लाख का खर्चा हुआ है, क्योंकि हमको जो ऑफिस है उसका लीज डीड करना था, वकील की फीस देनी थी, तो 1.5 लाख का वहां खर्चा हो गया। ऐसे बहुत सारे खर्चे, पेड सर्वेंट हमने रखे हुए। तो हर एक मेंबर ने, अभी तो 1 रुपए का कॉन्सेप्ट भी मेरे को पसंद नहीं आता है। 1 रुपए के कॉइन के ऊपर ऐसा ठेंगा दिखाया हुआ है, ऐसा हाथ का ठेंगा, यानी 1 रुपए में ठेंगा आता है क्या? मेरी ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेरे नजर में 1 रुपए की कीमत है? नहीं दोस्तों। आज सबसे बड़ी कीमती चीज है वो मेरी जान बची है। मेरे उससे तो कोई कीमती चीज नहीं है। तो आज मेरी जान बची है, तो मेरे जैसे और बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो आज भी अल्कोहलिज्म में फंसे हैं, उनका परिवार अल्कोहलिज्म की यातनाएं भोग रहा है। कल चल के मुझे मेरे बच्चों के लिए या नाती पोतों के लिए भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जिंदा रखना पड़ेगा, भविष्य में वो शराबी बन सकते हैं। तो उसके लिए मेरा क्या दायित्व है, मेरी जवाबदारी है। तो यह हम हमारे पूर्वजों ने किया हुआ कार्य जो है, इतिहास में जब जाते हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक इतिहास है। मैं हर बात यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, इतना खतरनाक इतिहास है। तो जब मैं जाता हूँ तब मैं एक चित्र मेरे आंखों के सामने आता है कि हमारे पूर्वजों को क्या कठिनाई गई होगी, लेकिन उन्होंने अपने तक ही सीमित नहीं रखी, मुझ जैसे शराबी का विचार किया, मेरे घर तक उन्होंने पहुंचाई है। बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब मैं नहीं बन सकता, लेकिन उनके कदमों पे चल के उनका एक अंश भी अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को देता हूँ, तन से, मन से और धन से, वो मेरा सही ग्रेटिट्यूड ये फेलोशिप के प्रति होगा। दोस्तों, काफी समय हो गया, मैं आप लोगों से अभी मैं विदा चाहूंगा। जो मेरे कुछ अनुभव थे मैंने आपके सामने में रखने की कोशिश की।